तो हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट AS10। अगर एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट AS है ये अपना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अपने स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो सबसे पहले हो रहा है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन। तो अगर पीपी की डेफिनेशन की बात करें अपन, तो पीपी में सबसे पहले मतलब वो सारी एसेट्स कवर होती हैं। पीपी का मतलब होता है वो सारी टेंजिबल एसेट्स जो एंटिटी ने अपने पास में ले रखी है और वो उसके लिए काम आ रही है, लाइक प्रोडक्शन के लिए या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। अगर रेंटल पर्पज के लिए भी आ रही हैं या फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए भी आ रही हैं, और एंटिटी ने वो सारी की सारी एसेट्स मोर देन 12 मंथ्स के लिए अपने पास में रख रखी हैं, तो वो सारी की सारी एसेट्स पीपी में कवर हो जाएंगी। अगर यहाँ पे जैसे अपन ने यहाँ पे बोला सिर्फ टेंजिबल एसेट्स, तो AS10 किस पे लगता है? सिर्फ टेंजिबल एसेट्स पे। ओके, अगर मेरे पास में कोई इंटेंजिबल एसेट्स है तो इंटेंजिबल एसेट्स के केस में कौन सा AS लगेगा? AS26। और उसका नाम AS26 का नाम क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे अपन ने बात करी है कि मैंने कोई एसेट्स, एंटिटी ने कोई एसेट्स रेंटल पर्पस के लिए ले रखी है, तो अपन उसको भी एज ए पीपी मानेंगे। पर पीपी तभी मानेंगे अगर मेरा जो मेन बिजनेस है, एंटिटी का अगर मेन बिजनेस जो भी है वो एसेट्स को रेंटल पर्पस के लिए देना है, उसी केस में अपन उसको एज ए पीपी कंसिडर करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस की बात करें अपन, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में क्या क्या कवर होता है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस लाइक सपोज एक एंटिटी है, उसके पास में उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला डिपार्टमेंट है, या फिर उसका कोई और अदर डिपार्टमेंट हो गया। तो उन सब में जो भी सारे लाइक सपोज उन्होंने फर्नीचर काम में ले रखा है, या फिर उन्होंने पीपी या फिर लाइक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप वगैरह कुछ भी काम में ले रखा है, तो वो एडमिन पर्पस के लिए वाला काम हो गया, या फिर एडमिन डिपार्टमेंट है। तो उन सब ने जो भी पीपी एज ए काम में ले रखा है, वो सारा का सारा भी अपना उसमें पीपी में कवर होगा, उन पे AS10 एप्लीकेबल होगा। अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो बायोलॉजिकल एसेट्स की, तो अगर मैं बायोलॉजिकल एसेट्स की बात करें तो बायोलॉजिकल एसेट्स में वो सारी एसेट्स कवर होती हैं, लाइक सपोज बायोलॉजिकल एसेट का मतलब हो गया कोई भी लिविंग एनिमल्स हो गया या फिर मेरा प्लांट हो गया, तो ये सब बायोलॉजिकल एसेट्स में कवर होते हैं। पर AS10 कभी भी बायोलॉजिकल एसेट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है, एक्सेप्ट अगर कोई मेरे पास में बियरर प्लांट्स है। अगर अपने पास में कोई बियरर प्लांट्स है तो उसके ऊपर AS10 एप्लीकेबल हो जाएगा। बियरर प्लांट्स क्या होते हैं? अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि मेरा बियरर प्लांट्स क्या होते हैं, तो बियरर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिसके लिए 3 कंडीशंस दी हुई हैं। ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो प्लांट्स बियरर प्लांट्स हो जाएगा। तो फर्स्ट अगर अपन बात करें तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोडक्शन करता है, फर्स्ट थिंग तो ये होगी। सेकंड ये हो गया कि वो जो भी मैसे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मेरे को मिल रहा है वो मोर देन 12 मंथ्स के लिए मिलेगा मेरे को। ओके, और जो भी मेरे को जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिल रहा है उसको मैं एज ए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल नहीं कर रहा हूं। अगर अपन इसको नॉर्मली लेते हैं, नॉर्मली अगर अपन समझना चाहें तो सपोज मेरे पास में एप्पल ट्री का कोई बहुत बड़ा बागान है या फिर मैंगो ट्री का बहुत बड़ा बागान है, तो इन सब केस में जो बहुत बड़ा बागान है उसमें जो भी सारे सपोज मेरे पास है मोर देन ऐसे बोल सकता हूँ कि 100 पेड़ों का एक बागान है, तो वो जो 100 पेड़ है मेरे लिए वो मेरे के लिए क्या है? बियरर प्लांट्स हैं। ओके, तो उनके ऊपर AS10 एप्लीकेबल हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ केस दिए हुए हैं, लाइक सपोज किन किन को अपन बियरर प्लांट्स नहीं मानेंगे। तो सपोज लाइक मैंने गेहूं की फसल उगा रखी है, तो गेहूं की फसल उगा रखी है तो वो मेरा उसमें बियरर प्लांट्स पे कवर नहीं होगा। लाइक ऐसे ही मैंने शुगर केन या फिर बनाना की कोई भी मैंने फसल उगा रखी है, तो वो वाला भी उसमें बियरर प्लांट्स पे कवर नहीं होगा। कोई मेरी एनुअल क्रॉप है, मतलब जैसे सपोज गेहूं की या फिर बाजरे की मैं खेती कर रहा हूँ, एनुअली कर रहा हूँ, तो वो वाला भी केस में बियरर प्लांट्स उसको नहीं माना जाएगा। ओके, AS10 के यहाँ पे अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करें अपन, तो AS10 किस पे एप्लीकेबल होता है? ओके, तो AS10 की बात करें तो AS10 सभी पीपीस पे एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट बायोलॉजिकल एसेट्स, और बायोलॉजिकल एसेट्स में भी बियरर प्लांट पे एप्लीकेबल होता है। इस पे यहाँ पे फोकस करना कि बायोलॉजिकल एसेट्स पे AS10 एप्लीकेबल नहीं होता, पर बायोलॉजिकल एसेट्स में अगर कोई मेरे पास में बियरर प्लांट्स है तो उस वाले केस में AS10 एप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसे अगर कोई वेस्टिंग एसेट्स है या फिर लाइक माइन हो गया या फिर कोई नेचुरल रिसोर्स है, उस पर भी AS10 एप्लीकेबल नहीं होगा। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया की बात करें अपन, तो किस किस के ऊपर अगर मेरा रिकॉग्नाइज होता है ये, तो अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया की बात करें तो अपन, तो वो सारा पीपी उसको मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करूंगा जिसको मेरे को पता है कि मेरे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, मतलब एंटिटी के लिए कुछ फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा और उसकी मैं कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर पा रहा हूँ। तो उन सब केसेस में उसको अपन बुक्स में उस पीपी को बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, कुछ केसेस में क्या होता है कि जैसे सपोज कोई भी ऐसे एसेट्स है मेरे पास में जो मेरे को फ्यूचर में डायरेक्टली फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देगी, पर उसके थ्रू मेरे को मतलब वो किसी और एसेट्स के लिए एज ए सपोर्टिंग का काम करती है। ओके, और उस एसेट से मेरे को लाइक डायरेक्टली कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा, पर वो किसी और एसेट्स को एज ए सपोर्टिंग रोल देती है, लाइक उसको इनेबलर एसेट्स बोलते हैं उसको। लाइक सपोज में हो गया रोड हो गया, ब्रिज हो गया, इस टाइप के एसेट्स हो गई। तो इन सबको भी अपन बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं कि अपन को डायरेक्टली फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देती है, पर इनडायरेक्टली अपन को इनसे अपन को बेनिफिट मिलता है। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें स्पेयर पार्ट्स की, तो अगर स्पेयर पार्ट्स की अगर अपन बात करें तो स्पेयर पार्ट्स में अगर अपन देखें तो अगर वो स्पेयर पार्ट्स या फिर कोई मेरा इस टाइप का इक्विपमेंट अगर अपन उसको देखेंगे, अगर वो AS2 की अगर डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, तब तो अगर अपन उसको AS2 के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज करेंगे, और अगर वो एज पर AS10 के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मीट कर रहा है तो अपन उसको एज पर AS10 के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट करेंगे। राइट, अब अपन यहाँ पे नीचे चलते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, एबीसी लिमिटेड है जिसने परचेज किया मशीनरी 50,000 की, और हुज मेथड ऑफ प्रोडक्शन हैज बीन चेंज्ड बिफोर द रिसीट ऑफ द डिलीवरी। तो एबीसी लिमिटेड ने 50,000 की मशीनरी परचेज करी है जिसका जो प्रोडक्शन मेथड है उसकी डिलीवरी से पहले पहले ही अपन को चेंज हो चुका है। तो अब अपने लिए इस मशीन से कोई भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो अपन इसको, इस एसेट्स को अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इसको डायरेक्टली पीएनएल में राइट ऑफ कर देंगे। ओके, तो ये इसके लिए कुछ अकाउंटिंग एंट्री ऐसे अपन पास कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉस ऑन परचेज ऑफ मशीनरी टू वेंडर, और फिर यहाँ पे वेंडर को पेमेंट कर देंगे अपन, और इसको डायरेक्टली अपन पीएनएल में चार्ज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम रिकॉग्निशन की बात करें तो पीपी का रिकॉग्निशन कैसे होता है। तो अगर पीपी के रिकॉग्निशन की बात करें तो इनिशियली अगर अपन उसको जब भी सपोज मैंने फर्स्ट किसी एक लैपटॉप है या फिर कुछ भी कंप्यूटर है उसको अपन इनिशियली रिकॉग्नाइज करना है, तो उसको हम हमेशा कॉस्ट पे ही रिकॉग्नाइज करेंगे। सब्सिक्वेंटली अगर अपन देखेंगे कि सब्सिक्वेंटली कंपनी के पास में ऑप्शन होते हैं, एंटिटी के पास में ऑप्शन होते हैं, या तो उसको कॉस्ट मॉडल पे ले सकती है या फिर रिवोल्यूशन मॉडल पे ले सकती है। कोई दोनों में से कोई सा भी मेथड फॉलो हो, कंपनी को हमेशा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग पॉलिसीज में इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, राइट। तो सब्सिक्वेंटली अगर रिकॉग्निशन की बात करें तो कंपनी उसको कॉस्ट पे भी रिकॉग्नाइज कर सकती है और रिवोल्यूशन मॉडल पे भी इसको रिकॉग्नाइज कर सकती है। इसको अपन बाद में देख लेंगे आगे वाले टॉपिक्स में कि कॉस्ट पे कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं और रिवोल्यूशन मॉडल पे कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, अब अपन बात करते हैं कि कॉस्ट कैसे निकालें। मतलब इनिशियली हमेशा अपन को पता है कि इनिशियली कोई भी अगर अपने एसेट ली है तो उसको हमेशा कॉस्ट पे ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो अगर अपन कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या नहीं होगा। तो अगर सपोज सबसे पहले अपन यहाँ पे देखें तो सबसे पहले उसमें इंक्लूड होता है परचेज प्राइस। तो मेरी कोई भी परचेज प्राइस होगी, उसमें अगर मैंने कोई इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट किया है तो वो ऐड कर देंगे। अगर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्स है तो वो भी उसमें अंदर अपन ऐड कर देंगे। लेकिन अगर सपोज एंटिटी को अगर कुछ ट्रेड डिस्काउंट या फिर कुछ रिबेट मिला है तो उसको अपन इसमें से लेस कर देंगे, राइट। इसके बाद में अगर कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड लाइबिलिटी की कॉस्ट हो गई, मतलब सपोज किसी अपन ने कोई पीपी खरीदी है और उसको प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन पे लाने के लिए कोई मैंने ऐसी कोई कॉस्ट करी है, ठीक है, जो उससे उस पीपी से डायरेक्टली प्रिटेंड कर रही है, तो उसको भी अपन इसकी कॉस्ट में इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स हैं, लाइक सपोज एम्प्लॉइज, कोई एम्प्लॉय बेनिफिट है ऑन कंस्ट्रक्शन वाला टाइप का हो गया, या फिर मैंने कोई साइट प्रिपरेशन करी है उसका कॉस्ट हो गया, या फिर कोई इंस्टॉलेशन का कॉस्ट हो गया, या फिर डिलीवरी का कॉस्ट हो गया, या फिर मेरी टेस्टिंग कुछ किया है, या फिर मैंने कोई प्रोफेशनल फीस दी है। तो इस टाइप का अगर कुछ मैंने कुछ भी खर्चे किए हैं तो वो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट हो गया और वो पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसमें अपन को एक चीज और ऐड करना पड़ेगा। जैसे सपोज किसी कंपनी है, उसने कहीं पे एक रिमोट लोकेशन पे कोई सपोज फैक्ट्री बनाई है और गवर्नमेंट ने उसको बोला कि आप फैक्ट्री तो बना दो, पर जैसे सपोज आप 20 साल बाद 25 साल बाद में जब भी आप इस फैक्ट्री को हटाओगे तो आपने जो भी इस फैक्ट्री वगैरह बनाई है इसको आपको हटाना पड़ेगा, इसका रिस्टोरेशन करना पड़ेगा, इसको वापस वैसे उसी लेके आना पड़ेगा उसी का सेम कंडीशन में। तो इसके लिए मतलब पता है, कंपनी को पता है कि मैं सपोज आज मैं इस जगह पे एक फैक्ट्री बना रही हूँ और 20 साल बाद में इसको मैं रिस्टोर वापस करूंगी तो मेरे को 20 लाख का खर्चा होगा। तो 20 लाख का खर्चा मेरे को 20 साल बाद में होगा, तो उसको आज वो प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेगी। तो ये वाली जो भी कॉस्ट है, मतलब इनिशियल कंपनी ने एस्टिमेट किया है कि मेरे को इतना खर्चा लगेगा, वो वाली कॉस्ट भी इसकी पीपी की कॉस्ट में अपन इंक्लूड कर देते हैं। इसके अलावा कुछ एक कॉस्ट होती है जो अपन पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। लाइक सपोज अगर मैंने कोई न्यू बिजनेस है, उसका इनोग्रेशन से रिलेटेड मैंने कुछ खर्चा किया है, मेरा स्टार्टअप हो गया, स्टार्टअप से रिलेटेड इनिशियली लाइक सपोज कोई लीगल टाइप के कुछ एक्सपेंस किए हैं मैंने, तो वो भी पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। अगर मैं कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो उसके रिगार्डिंग मैं कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ या फिर कुछ भी प्रमोशनल टाइप की एक्टिविटीज कर रहा हूँ तो वो वाले खर्चे भी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। अगर मैं कोई नई लोकेशन पे जाके कोई नया बिजनेस कर रहे हैं अपन और वहाँ पे नए स्टाफ को कुछ नई ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उस टाइप की कोई भी कॉस्ट नहीं लेंगे इसमें। अगर इनिशियली सपोज मेरा इनिशियली फेज है और उसमें कुछ मेरे को ऑपरेटिंग लॉस हो रहे हैं तो वो वाले भी नहीं आएंगे। अगर मैं अपने प्लांट को या फिर किसी भी मतलब प्लांट को रीलोकेट कर रहा हूँ या रीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ या फिर रीऑर्गेनाइज कर रहा हूँ तो उस वाले केस में भी जो भी मेरे खर्चे हो रहे हैं वो भी नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर मैंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के कुछ खर्चे करे हैं, ओके, तो वो वाले खर्चे भी नहीं आएंगे। अगर मेरे को एबनॉर्मल कॉस्ट हुई है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो वो वाले भी नहीं लेंगे, ठीक है। अगर कंपनी ने कोई इनिशियली ऑपरेटिव टाइप की इनकम हो गई, सपोज मैंने इनिशियल टाइप में कुछ इनकम मिल गई उसको, तो वो वाली चीज भी कंसिडर अपन नहीं करेंगे, इसकी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, ओके। सपोज यहाँ पे अपन ने देखा था कि टेस्टिंग अगर कुछ कंपनी ने जैसे सपोज यहाँ पे दिया हुआ है कि टेस्टिंग के लिए कुछ किया है, तो सपोज मैंने कोई एक पीपी ली, उस पीपी का एक छोटा सा पार्ट मैंने सपोज मैंने बहुत सारे पीपी परचेज करी हैं और एक पीपी को उनको मैंने कुछ टेस्टिंग पर्पज के लिए काम में ले लिया। टेस्टिंग पर्पज के लिए काम में लेने के बाद में सपोज मैं उस टेस्टिंग लिए हुए परचेज पोर्शन को मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेल कर रहा हूँ तो उससे मेरे को जो भी नेट प्रोसीड मिली है उसको मैं पीपी की कॉस्ट में से अपन डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में अगर अपन यहाँ पे देखें तो नॉर्मली अपन जो भी मेरी कॉस्ट ऑफ डिस्मेंटलिंग है या फिर कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन टाइप की हो गया, कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग होगी, ये वाले सारी की सारी जो भी मेरी कॉस्ट होती है इस पर इसको अपन AS 10 के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट करते हैं। पर बहुत बार ऐसा क्या होता है कि जो भी मैं सपोज जो भी प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो एज ए इन्वेंट्री बनेगा, जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है वो इन्वेंट्री बन रहा है,
ठीक है। तो उस वाले केस में कि अपन क्या करेंगे, उसको पीपी में ना ऐड करके अपन AS2 के अकॉर्डिंग उसको इन्वेंटरी कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे नेक्स्ट एफ में दिया हुआ है कि जैसे सपोज मैं जो भी मेरा डीकमिशनिंग या डिसमेंटलिंग की जो भी मेरी फ्यूचर में लायबिलिटी होगी, चाहे मैं उसको एज पर AS2 के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करूं या फिर मैं उसको एज पर AS10 के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करूं, जो कुछ भी करूं, पर उसका रिकॉग्निशन, उसका मेजरमेंट जो भी होगा वो एज पर AS29 के अकॉर्डिंग होगा। इसको अपन आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में देखें तो XYZ लिमिटेड है। XYZ लिमिटेड ने क्या किया, एक 5 करोड़ का पीपी परचेज किया है, ठीक है। और उस परचेज करने से रिलेटेड अदर कोई भी कॉस्ट हुई है उसको 1 करोड़ की होगी, और उसकी पीपी की जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है, ठीक है। तो और डीकमिशनिंग लायबिलिटी आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 साल के बाद में कंपनी को एक 20 लाख की डीकमिशन लायबिलिटी पेमेंट करनी पड़ेगी। डिस्काउंट रेट है 10%। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पीपी एंड हाउ टू ट्रीट डिस्कमिशनिंग लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अपन यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें तो कंपनी ने सबसे पहले क्या किया है, एक 5 करोड़ की असेट ले ली, राइट। और उसके बाद में 1 CR का इसने अदर खर्चा भी कर दिया। अब यहाँ पे जो 20 लाख का जो खर्चा हो रहा है, इस 20 लाख के खर्चे को डिस्काउंट रेट 10% पे 10 साल के अगर हम डिस्काउंटिंग करके लाएंगे तो ये 7.71 लाख आ जाएगा, ओके। और इन तीनों को अपन सबका टोटल कर देंगे तो मेरा ये हो जाएगा 6,07,71,000। इस पे अपन पीपी को रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या बोला, हाउ टू ट्रीट डीकमिशनिंग लायबिलिटी। तो अपन इसको डीकमिशनिंग लायबिलिटी को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो जैसे फर्स्ट ईयर का एंड होगा, तो जैसे सपोज इस साल के लिए 31 मार्च अभी 2026 हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही एक एंड होगा तो इसमें अपन 10%, सपोज अपन 10% का डे 1 पे खरीद लिया था, तो पूरे साल का इसमें अपन 7 इसमें अपन यहाँ पे इंटरेस्ट और ऐड कर देंगे। फर्स्ट ईयर के एंड में ये हो जाएगा 771, ये वाला इंटरेस्ट अपन इसमें और ऐड कर देंगे फर्स्ट ईयर के एंड में, और वो मेरा इंटरेस्ट में चार्ज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसको अगर अपन देखना चाहें तो देखो ये रहा, अपन ने सबसे पहले इसको ये वाली एंट्री पास करी थी, बुक्स को पीपी को अपन ने रिकॉग्नाइज कर लिया था बिगिनिंग में, और 8 ईयर एंड पे अपन ने ये इंटरेस्ट कॉस्ट अपन इसमें से चार्ज, इंटरेस्ट को डीकमिशन लायबिलिटी को बढ़ा दिया था और इंटरेस्ट की एक्सपेंस अपन ने चार्ज कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक स्पेशल केसेस हैं अपने, तो स्पेशल केस को अपन एक बार और देख लेते हैं। तो अपना केस 1 है यहाँ पे। तो केस 1 की बात करें तो केस 1 है अपना, मतलब फर्स्ट केस हो गया कि अगर मैं सपोज डेफर्ड पेमेंट कर रहा हूँ, सपोज मेरे को आज मैंने कोई पीपी खरीदी है किसी वेंडर से, और उस पीपी का पेमेंट मैं आज ना करके उसको 2 साल बाद में कर रहा हूँ, 3 साल बाद में कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ पोर्शन हो गया, वो मेरा इंटरेस्ट पोर्शन भी हो गया। तो इस वाले केस में अपन क्या करेंगे, उसको टोटल पीपी को टोटल, जैसे सपोज मेरे को एक पीपी खरीदी मैंने और 20 लाख की है, पर वो 20 लाख का पेमेंट वो आज ना करके मेरे को 2 साल बाद में करना है। तो इस वाले केस में क्या 20 लाख में टोटल अमाउंट पीपी का नहीं है, इसमें कुछ इंटरेस्ट पोर्शन भी है, क्योंकि वो मेरे को 2 साल बाद में पेमेंट करना है। तो अपन पीपी को जो रिकॉग्नाइज करेंगे वो उसको प्रेजेंट वैल्यू लेके आएंगे, 20 लाख की प्रेजेंट वैल्यू आज के ऊपर लेके आएंगे और उसी पे उसको अपन रिकॉग्नाइज करेंगे। और जो अपन प्रेजेंट वैल्यू लेके आते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइस, कैश प्राइस इक्विवेलेंट के बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन और जो भी अब मेरा इंटरेस्ट होगा उसको अपन पीएनएल में चार्ज करते हैं, ठीक है। इसको अगर अपन एग्जांपल के थ्रू देखना चाहें तो एग्जांपल में अगर फर्स्ट अपन एग्जांपल की बात करें तो एबीसी लिमिटेड है जिसने परचेज किया है एंड पेमेंट विल बी मेड, एक एसेट को परचेज किया, 1 साल बाद में वो पेमेंट करेगी 50 लाख का। डिस्काउंट रेट मेरी यहाँ पे क्या है 8%, ओके। तो अगर 8% की डिस्काउंट रेट है तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 50 लाख हो गया अपना, अगर यहाँ पे देखें तो मेरा 50 लाख हो गया, ठीक है, 50 लाख, ओके। और डिवाइडेड बाई 1.08 हो गया मेरा। तो जो मेरा बन के आया वो मेरा क्या आ गया 46,29,500। तो इस वैल्यू पे मैं पीपी को रिकॉग्नाइज करूंगा। और एट द ईयर एंड पे मेरा क्या होगा, ईयर एंड पे अपन क्या करेंगे, ईयर एंड पे अपन इसमें अपन 8% से, जो यहाँ पे 8% बोला गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे 8% से अपन इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, और जो मेरा 8% की रेट से जो मेरा इंटरेस्ट आएगा 1 साल का वो आएगा 3,70,500, और वो ऐड करके एट द ईयर एंड पे अपन 50 लाख का पेमेंट कर देंगे। तो इस वाले केस में ये एंट्री पास हो जाएगी और इस वाले केस में ये एंट्री पास हो जाएगी, ओके। सेम ऐसे ही अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एबीसी लिमिटेड ने परचेज करी, एसेट को परचेज किया और पेमेंट होगा वो 25 लाख का एट द ईयर एंड 1 पे होगा और एट द ईयर एंड पे 25 लाख का 2 बार है, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड पे 25 लाख का पेमेंट होगा और सेकंड ईयर के एंड पे 25 लाख का पेमेंट होगा। और जो मेरी डिस्काउंट रेट है, मतलब जो इंटरेस्ट आरओआई की जो रेट है मेरी 8% है। तो इस वाले केस में क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 25 लाख है मेरा, तो 25 लाख हो गया, ठीक है, 25 लाख डिवाइडेड बाई 1.08, तो मेरा जो बन के आया, ठीक है, जो अमाउंट बन के आया, और सेकंड हो गया मेरा 25 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1.08 इसका स्क्वायर, और जो अमाउंट बन के आया। तो दोनों जगह पे जो भी मेरा अमाउंट बन के आया है ये दोनों को अपन टोटल कर देंगे तो मेरा क्या बन के आ जाएगा 44,58,000, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू पे अपनी एसेट रिकॉग्नाइज हो जाएगी,
ठीक है, ये तो हो गया जिस डेट पे मैंने एसेट को परचेज किया। अब एट द ईयर एंड पे फर्स्ट ईयर के एंड पे अपन क्या करेंगे 44,58,000 हो गया अपना। ठीक है, 44,58,000 में अपन 8% से ईयर फर्स्ट ईयर का अपन इंटरेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। 8% से इसमें अपन ने क्या किया, इंटरेस्ट ऐड कर दिया। ओके, जैसे अपन ऐड किया और जो भी मेरा इंटरेस्ट बन के आया वो कितना बन गया, 3,56,640। ठीक है, ये इंटरेस्ट बन के आ गया। तो इसमें अपन ये इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। जैसे अपन ने इसमें ये इंटरेस्ट किया और 25 लाख का पेमेंट कर देंगे। ओके, अब जो बैलेंस यहाँ पे बच के आएगा उस वाले बैलेंस में से अपन मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, 44,58,000 हो गया, इसमें 3,56,000 अपन ऐड कर देंगे और उसमें से अपन 25 लाख अपन ने पेमेंट कर दिया एट द ईयर एंड पे। अब जो बैलेंस बच गया उसके ऊपर अपन वापस से नेक्स्ट ईयर एंड 2 के लिए अपन वापस से 8% से अपन वापस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, ऐड करेंगे और वो जो मेरा बन के आएगा वो बन के आएगा 1,85,360 रुपए और उसका अपन पेमेंट कर देंगे। वेंडर के ये हो जाएगा, इंटरेस्ट से हो जाएगा, टोटल हो जाएगा मेरा 25 लाख का पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलें तो गवर्नमेंट ग्रांट है। अगर गवर्नमेंट ग्रांट का केस है तो अपन अगर मेरे को कोई भी पीपी अगर नॉमिनल में मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई तो अपन उसको नॉमिनल वैल्यू पे एज पर मतलब जो भी मेरा AS 12 है गवर्नमेंट ग्रांट की बात करता है तो अपन उसको एसेट को नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देंगे। पर सपोज अगर मेरे को कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है पर मेरे को मॉनेटरी आइटम मिला है कुछ भी, ठीक है, और टोटल नहीं मिला मतलब कुछ मतलब मैंने कोई मॉनेटरी आइटम खरीदा है और मेरे को गवर्नमेंट ने कुछ ग्रांट दे दी है उसके लिए, तो जितने भी मेरे को ग्रांट मिले है वो उस नॉमिनल मतलब जो भी मेरा अमाउंट एक्चुअली मैंने जितना मॉनेटरी आइटम खरीदा था उसमें से सपोज मेरे को कुछ ऐसे बोल देता हूँ मैंने 10 लाख की एसेट खरीदी और उसमें मेरे को 5 लाख की ग्रांट मिल गई है, तो जो 5 लाख रुपए जो मेरे को मिले हैं गवर्नमेंट की ग्रांट की तरफ से उसमें से अपन एसेट की उस वैल्यू में से कैरिंग वैल्यू में से लेस करके दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको अपन देखना चाहें तो ये रहा फर्स्ट वाला एग्जांपल ये है कि अगर मेरे को गवर्नमेंट से कोई फ्री मिल गई मशीन फ्री में मिल गई 10 लाख की उसकी वैल्यू थी पर अपन इसको नॉमिनल वैल्यू पे सपोज 1 रुपए पे उसको अपन शो कर देंगे। ठीक है, सेकंड केस ये रह गया अपन ने कोई 10 लाख की मशीन खरीदी थी, गवर्नमेंट से ने अपन को 2 लाख का कुछ वो दे दिया, गवर्नमेंट ग्रांट दे दिया है, तो इस वाले केस में अपन इसको एसेट को 8 लाख रुपए पे रिकॉग्नाइज कर देंगे। राइट, अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल पे चले तो पीपी हेल्ड बाय लेसी अंडर ए फाइनेंस लीज। अगर फाइनेंस लीज वाला केस है तो अपन इसको एज पर AS 19 के अकॉर्डिंग कवर करेंगे, वो अपन जब AS 19 पढ़ेंगे तो इसको सेपरेटली अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है अगर मैंने कोई भी परचेज है वो कंसोलिडेटेड प्राइस पे खरीदी है, सपोज मैंने एक कंसोलिडेटेड प्राइस पे 3-4 एसेट्स खरीद लिए हैं, तो इस वाले अपन क्या करेंगे जो भी सारी एसेट्स हैं उसको अपन कंसोलिडेटेड प्राइस पे ले लिया पर उसको अपन सबको अलग अलग दिखाने के लिए अपन उसको फेयर वैल्यू पे अपन उनकी फेयर वैल्यू निकालेंगे और फेयर वैल्यू के बेसिस पे उनको अपन सेपरेटली अलोकेट कर देंगे। अगर फेयर वैल्यू नहीं है मेरे पास में मतलब मैं मेजर नहीं कर पा रहे हैं अपन, तो इस वाले क्या होगा एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू अपन उसकी फेयर वैल्यू का पता करेंगे और उसके बाद में उसको अपन उसके अकॉर्डिंग उन एसेट्स को अपन डिफरेंटली एलोकेट करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट केस आता है केस 5। केस 5 की अगर अपन बात करें तो केस 5 बात करता है अपना अगर मेरी कोई पीपी है वो किसी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज में मिली है, मतलब सपोज मेरे को एक पीपी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज फॉर द नॉन मॉनेटरी एसेट्स और एसेट्स ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सपोज मेरे को कुछ मैंने कोई पीपी एक्वायर कर रहा हूँ तो मेरे को जो मिल रही है वो एक्सचेंज कोई नॉन मॉनेटरी एसेट्स उसके एक्सचेंज में मिल रही है या फिर मेरे को किसी मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी एसेट्स है उनके कॉम्बिनेशन में मिल रही है, तो इस वाले केस में अपन क्या करेंगे, तो इस वाले केस में अपन क्या करेंगे सबसे पहले जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी जो भी मैं एसेट दे रहा हूँ उसकी फेयर वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट अपन देखेंगे कि अगर मेरे को क्वेश्चन में फर्स्ट प्रायोरिटी पे अगर सपोज मेरे को जो एसेट में दे रहा हूँ उसकी फेयर वैल्यू दी हुई है तो अपन उसको उसी पे रिकॉग्नाइज करेंगे। सेकंड अगर वो नहीं दिया तो सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी मेरी एसेट जो मैं रिसीव कर रहा हूँ उसकी फेयर वैल्यू क्या है। ओके, पर इन दोनों केसेस में तभी अप्लाई करेंगे जब जो अपना ट्रांजेक्शन अपन जो कर रहे हैं उसमें कॉमर्स मतलब जो ट्रांजेक्शन अपन कर रहे हैं उसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। ओके, और जो भी अपन फेयर वैल्यू जो अपन रिकॉग्नाइज करें जो एसेट्स दे रहे हैं वो रिलायबली मेजरेबल होनी चाहिए, मतलब ये दोनों कंडीशन इसमें फुलफिल होनी चाहिए तभी अपन ये वाला करेंगे, मतलब जो एसेट्स दे रहे हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे और एसेट्स ले रहे हैं सेकंड प्रायोरिटी पे उन दोनों की फेयर वैल्यू क्या है। ठीक है, इनको अपन अगर अच्छे से समझना चाहें तो अपन इसको एग्जांपल्स के थ्रू भी अपन और अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। अगर एग्जांपल्स के थ्रू आए तो फर्स्ट वाले केस क्या बोल रहा है कि मैं जो एसेट्स परचेज कर रहा हूँ उसकी फेयर वैल्यू क्या है 2 लाख रुपए और जो मैं एसेट्स ले रहा हूँ उसकी फेयर वैल्यू क्या है 1,90,000 रुपए। पर इसके अलावा मैं एक केस का पेमेंट भी कर रहा हूँ 95,000 का और जो मैं कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स गिवन है जो मैं एसेट्स मैंने दी है उसका कैरिंग अमाउंट क्या है 1,65,000। तो इस वाले केस में अपन क्या करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी अपन क्या है एसेट्स गिवन की फेयर वैल्यू क्या है, तो एसेट जो मैं दे रहा हूँ उसकी फेयर वैल्यू यहाँ पे क्या है 1,90,000। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो मेरा कितना हो गया 1,90,000 राइट, और मैं इसके अलावा 25,000 का कैश में भी पेमेंट कर रहा हूँ, तो टोटल अपना कितना हो गया
2,15,000। तो जो मेरी न्यू एसेट्स बनेगी वो रिकॉर्ड होगी 2,15,000 पे। इसके लिए मैंने क्या क्या दे दिया, इसके लिए मैंने 1,65,000 रुपए की तो एक तो मैंने पुरानी एसेट दे दी अपनी, और मैं 25,000 का कैश पेमेंट कर रहा हूँ। इसके अलावा जो भी मेरा बैलेंस शीट फिगर रहेगा वो मेरा पीएनएल में चला जाएगा, और ये इसके लिए यहाँ पे एक अकाउंटिंग एंट्री पास हो रखी है, राइट। अब अपन सेकंड एग्जांपल देखें। सेकंड एग्जांपल में बात करें तो जो मैं एसेट्स खरीद रहा हूँ, जो मैंने एसेट्स परचेज करी है उसकी फेयर वैल्यू मेरी क्या है 2,50,000, पर जो मैं एसेट्स दे रहा हूँ उसकी मेरे पास में फेयर वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। ओके, कैश में जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो कितना है 30,000, और जो मैं एसेट्स जो मैं भी दे रहा हूँ उसकी फेयर वैल्यू क्या है, उसकी कैरिंग अमाउंट क्या है 2,75,000। ओके, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती थी अपनी कि जो मैं एसेट दे रहा हूँ उसकी फेयर वैल्यू क्या है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे है नहीं। तो सेकंड प्रायोरिटी क्या है, जो एसेट्स रिसीव कर रहा हूँ उसकी मेरी फेयर वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे कितनी है वो है 2,50,000, राइट। और इसके अलावा मैं क्या दे रहा हूँ 30,000 का कैश भी दे रहा हूँ, तो कितना हो गया मेरा 2,80,000, राइट। 2,80,000 हो गया। तो जो मेरी एसेट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो न्यू एसेट्स मेरे को मिल रही है वो रिकॉग्नाइज कितने पे होगी 2,80,000 पे होगी। ओके, और इसके अलावा जो मैं एसेट मैंने क्या किया है, एक एसेट्स को मैंने दे भी दिया है, वो कितनी है 2,75,000। ओके, तो एक एसेट। अब यहाँ पे अगर अपन अकाउंटिंग एंट्री की बात करेंगे तो मेरे को न्यू एसेट्स में लिया है, वो न्यू एसेट्स कितने की मिली है 2,80,000 की, तो मैं एंट्री क्या मारूंगा न्यू एसेट्स अकाउंट लिया 2,80,000, ठीक है। अब यहाँ पे छोड़ देते हैं अपन, नीचे आते हैं मैंने एक ओल्ड एसेट्स भी दे दी 2,75,000 की, प्लस में यहाँ पे अपने इसके 2,80,000 लेने को क्या किया है, अपने यहाँ पे 30,000 का पेमेंट भी किया है, राइट। तो अपने टोटल पेमेंट कितना कर दिया, अपना हो गया 3,05,000, और यहाँ पे अपन को मिला कितना है 2,80,000, तो बचा हुआ अपना क्या हो गया 25,000 का लॉस। इस वाले केस में अपन को लॉस हुआ है कि अपन ने टोटल कितना दिया 2,75,000 प्लस 30,000, और अपन को मिला कितना है 2,80,000, तो 25,000 का अपना पीएनएल में लॉस चार्ज हो जाएगा, राइट। क्लियर है यहाँ तक। अब अपना नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है कि जो मैंने फेयर वैल्यू जो एसेट्स परचेज करी उसकी 2 लाख में करी है, और फेयर वैल्यू जो मैंने एसेट्स गिवन दी है उसका है 1,90,000, कैश पे किया मैंने 25,000। ओके, और जो कैरिंग अमाउंट जो एसेट्स में दे रहा हूँ उसकी है 1,65,000। पर इस क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है कि कोई भी कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो इस केस में अपन क्या करेंगे, एसेट्स को जो भी मेरी एसेट है उसको अपन जो भी मेरा कैरिंग अमाउंट है और प्लस में जो मैं कैश का पेमेंट कर रहा हूँ, मतलब अपनी फेयर वैल्यू का छोड़ देंगे अपन 1,65,000 जो मैं एसेट्स मैंने दी है प्लस एक मैंने कैश दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25,000 का तो मैंने कैश दे दिया और 1,65,000 का मेरा ये हो गया एसेट्स गिवन है। टोटल कितना हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 1,90,000, तो इस वाली वैल्यू पे अपना रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना कि दोनों फेयर वैल्यू नहीं दी है, कैश पेमेंट किया और कैरिंग अमाउंट भी दिया हुआ है, कॉमर्शियल सब्सटेंस है, तो इस वाले केस में 1,70,000 का अपना केस आ जाएगा। इस वाले केस में 1,70,000 पे अपनी न्यू एसेट रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। इसका अगर अपन आंसर देखना चाहें तो ये रहा अपना न्यू एसेट्स अपन ने परचेज करी थी 1,90,000 की, ओल्ड एसेट दे दी क्योंकि इस केस में क्या था अपना कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं था। तो कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता तो उस केस में अपन क्या करते हैं, जो भी अपना कैरिंग अमाउंट है, जो भी एसेट दे रहा हूँ उसका कैरिंग अमाउंट है, या फिर मेरे को उस और इसके अलावा मैंने कोई कैश का पेमेंट किया है, फिर मेरे को कुछ कैश पेमेंट मिला है, तो उसको अपन कंसिडर करके अपने एसेट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। और ये रहा अपना सेकंड केस, राइट। अब अगर मेरी कोई सेल्फ कंसिडरेशन पीपी है तो उसके केस में उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो उसके केस में अगर मैंने कोई मटेरियल काम में लिया तो वो ऐड कर देंगे, कोई लेबर चार्जेस है तो वो ऐड कर देंगे, अगर मेरा कुछ फिक्स या वेरिएबल ओवरहेड है तो वो ले लेंगे, कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है तो वो ले लेंगे, और कोई मेरा इनिशियल एस्टिमेट रिस्टोरेशन टाइप का कुछ है तो वो ले लेंगे, और बोरोइंग कॉस्ट इस पर AS 16 जो अपने लास्ट AS पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग अगर मेरी कोई बोरोइंग कॉस्ट है तो उसको अपन ले लेंगे, ठीक है। इन सबको लेने के बाद में अपन कोई सेल्फ कंस्ट्रक्शन पीपी है तो उसकी कॉस्ट अपन कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। पर इसके अलावा अगर कोई मेरा इंटरनल ट्रांसफर हुआ है, जैसे सपोज मैंने कोई ट्रांसफर इंटरनली हुआ है, उसमें कुछ प्रॉफिट का एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट है, तो उसको अपन उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको अपन एक्सक्लूड करके हटा देंगे, राइट। यहाँ तक सब क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट कॉस्ट रिलेटेड टू पीपी। तो अगर पीपी से रिलेटेड अगर कोई अपनी सब्सिक्वेंट कॉस्ट होती है, पीपी से रिलेटेड अगर अपनी कोई सब्सिक्वेंट कॉस्ट होती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते